हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जापान की जीडीपी जो है वो ग्रो क्यों नहीं की ऑलमोस्ट फॉर लाइक 26-27 ईयर्स, और क्या ये इंडिया के साथ हो सकता है क्या। ठीक है, तो इस चीज़ों के वो बात करेंगे। एक मैंने वीडियो बनाया था ऑन कि जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 250% है, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्टिल इतना ज़्यादा डेट होने के बाद भी जापान के ऊपर क्यों इम्पैक्ट नहीं हो रहा है जापान की इकोनॉमी को। कोई बात नहीं कर रहा है यार कि जापान जो है डिफॉल्ट कर सकता है इतना ज़्यादा जीडीपी मतलब डेट होने के बाद भी। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उस टाइम पे आई डिस्कस्ड कि भाई जापान ग्रो क्यों नहीं किया। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो कि वाई जापान इज नॉट हैज़ नॉट ग्रोन, और क्या ये इंडिया के साथ हो सकता है। तो पहले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जापान की जर्नी कैसी रही है जीडीपी ग्रोथ की। ठीक है, और उसके क्या क्या रीजंस हैं। तो जापान की जो जीडीपी ग्रोथ रही है ना, वो 3 मेजर फेजेस में रही है। वो सब चीज़ों की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट.इन वेबसाइट नहीं देखी है, आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना है, ठीक है, मेरे से बात करनी है, परिमल से बात करनी है, ठीक है, तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट.इन वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कीजिए। वी लव टॉकिंग टू पीपल। ठीक है, और बहुत सारे वहाँ पर प्लान्स भी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो समझ लेते हैं कि देखो, अगर आप ये चार्ट देखेंगे स्टॉक का, ठीक है, 12 मई का चार्ट है, तो मतलब 90s में जो है जापान का जो निकी जो इंडेक्स था वो ऑलमोस्ट 25,000 26,000 पे था। अभी जो है वो अराउंड 29,000 पे है। वो भी अगर हम देखेंगे तो लास्ट कुछ 1-1.5 साल में 29 पे पहुंचा है, बट उससे पहले वो मतलब 30 साल में ऑलमोस्ट 30-31 ईयर्स तक कोई भी ग्रोथ नहीं है इंडेक्स में। स्टॉक मार्केट रिटर्न जीरो है 30 साल में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं हम, ये कैसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आता है, और इसका मेजर रीजन इज कि नो जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि उनका 1980 में जो जीडीपी रियल जीडीपी है वो ऑलमोस्ट 2.26 से 3.8, मतलब उसमें 3-4% का ग्रोथ था जो 3.8 ट्रिलियन डॉलर हुई थी। बट उसके बाद वो एकदम से बैठ गई। अगर हम 1995 से 2022 के बीच में जीडीपी ग्रोथ का देखें, रियल जीडीपी ग्रोथ, तो इट इज़ हार्डली 0.3%। बिल्कुल फ्लैट है, वो कम भी हुई, ठीक है, थोड़ा बस, बट इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट। तो जीडीपी हैज़ नॉट ग्रोन ऑफ जापान। ठीक है, तो क्यों क्यों हुआ ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार हमें समझना है। तो एज आई टोल्ड यू कि जो जापान है वो 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ के थ्रू गया है, राइट। तो जो फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ जो है वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हुई। ठीक है, जिसमें अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ में देखें तो डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ रही है जापान की, 10-11-12% की। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त मिराकुलस ग्रोथ रहा उनका। 75 तक ऐसा चला, ऑलमोस्ट 12-15 साल। उसके बाद 75 से लेके ऑलमोस्ट 90 तक ग्रोथ जो है वो स्लो रही। वो 4-5% के हिसाब से ग्रो कंसिस्टेंटली हुआ जापान। बट आफ्टर अगर हम 92-93 देखें तो जो ग्रोथ है वो बहुत कम रही। कई बार नेगेटिव ग्रोथ हुआ जीडीपी का। तो ये सब क्यों हुआ, इन सब का रीज़न समझते हैं। तीनों, उसके लिए तीनों समझने बहुत ज़रूरी है कि मिराकुलस ग्रोथ क्यों हुआ, स्टेबल ग्रोथ क्यों हुई, और स्ट्रगलिंग ग्रोथ जो अभी भी चल रही है एक तरह से, वो क्यों रही। ठीक है, तो तीनों का हम डिफरेंस यहाँ पर रीज़न समझेंगे। तो सबसे पहले जो हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, तो यूएस ने ऑब्वियसली उसके बाद काफ़ी सारी मतलब चेंजेस किए इन जापान में। दे वर वेरी मच इन्वॉल्व इन जापान्स इकोनॉमिक रिकवरी और ओवरऑल जापान्स रिकवरी। तो उनको काफ़ी गिल्ट था ऑब्वियसली इस बात का, एंड इट वॉज नॉट इन हिज स्टेप विच दे टुक, कि उन्होंने को लगा कि भाई ये हमें इसको ग्रो करना है। ठीक है, तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, लेबर रिफॉर्म्स किए। ठीक है, और जो पहले जापानीज के बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स थे बहुत बड़े बड़े, और वो सब कुछ कंट्रोल करते थे, उनको ब्रेक किया। ठीक है, ताकि एक डेमोक्रेटाइज्ड सेक्युलर ग्रोथ, छोटे छोटे कंपनीज भी वहाँ पर ग्रो कर पाए। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा चेंजेस उन्होंने किया। कोई भी नेशन की जीडीपी में जो ग्रोथ आती है वो 2 तरह से आती है। ठीक है, एक तो कंजम्पशन, कि भाई जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, कि लोकल लोग बहुत सारा चीज़ें कंज्यूम किए। इवन यूएस इकोनॉमी इज मेजरली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, वहाँ के लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, इसलिए जीडीपी बढ़ती है। दूसरा है एक्सपोर्ट्स, जैसे चाइनीज मार्केट, अब तो वो भी कंजम्पशन ड्रिवन हो गई है थोड़ी, बट
मोस्टली एक्सपोर्ट ड्रिवन है वो। तो वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स है या टूरिज्म है, कुछ भी चीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे वो ग्रो करें। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं। तो उस तरह से जापान जो है वो किस तरह से चीज़ें उन्होंने किया वो हम समझते हैं। तो पहला हम बात करेंगे कि मिराकुलस ग्रोथ जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई उसका क्या क्या रीजंस है। ठीक है, जैसा मैंने एक तो मेंशनली बताया कि यूएस ने री इंटीग्रेट करने की कोशिश की जापानीज इकोनॉमी को। ठीक है, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए। फिर एक कोरियन वॉर इरप्ट हो गया था जिसमें यूएस वाज आल्सो इन्वॉल्वड एंड कोरिया इज वेरी नियर टू जापान। तो जो भी चीज़ कोरियन वॉर के लिए यूएस को चाहिए थी वो सारी चीज़ें यूएस जापान से लेता था। ठीक है, तो उसकी वजह से भी जापानीज इकोनॉमी जो है वो काफ़ी फास्ट ग्रो हुई। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें रही। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस की गई, राइट। तो इस तरह से ये मतलब जापानीज का मिराकुलस ग्रोथ बाय यूएस ड्रिवन, मतलब काफ़ी यूएस का ड्राइव था और यूएस भी ग्रो हुआ, उसके साथ उसने जापानीज को भी ग्रोथ किया। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लिए उन्होंने, इंपोर्ट किए फ्रॉम जापान। तो बहुत सारी चीज़ें बेसिकली जापान इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जापानीज के साथ यूएस ने। तो वो जो ग्रोथ थी ना 50s तक कह सकते हो आप। ठीक है, 55 या 60s तक वो मेजरली यूएस ड्रिवन थी। फिर सेकंड जो एक और फेज आया बहुत फास्ट ग्रोथ का 55 से 72। ठीक है, तो उसमें जापान ने काफ़ी सारे चेंजेस किए। तो उन्होंने फिर से वो कॉन्ग्लोमरेट जो डिसइंटीग्रेट किए थे यूएस ने वो वापस स्टार्ट किए। तो उन्होंने किरेट्सू करके रीमर्ज किया चीज़ें। तो उसमें काफ़ी सारे नए कॉन्ग्लोमरेट्स इस्टेब्लिश किए जो बहुत ज़्यादा बड़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस सेटअप किए। बहुत ज़्यादा उन्होंने केपेक्स किया जापान में और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो हुआ, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हुआ, वर्टिकल इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, और उस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिक, कोल, स्टील प्रोडक्शन, शिप बिल्डिंग में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ रहा और बैंक ऑफ जापान ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट भी किया, लोन्स भी दिए उनको। तो वो बहुत फास्ट ग्रो हुआ। उस टाइम पे कंजम्पशन भी बहुत फास्ट हुआ 55 के बाद, स्पेशली इनिशियली जो यूएस ने उसको पुश दिया और जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ी तो कंजम्पशन भी ड्राइवन हुआ, लोगों ने कंज्यूम भी ज़्यादा करने लग गए। ठीक है, और उसकी वजह से कंजम्पशन इकोनॉमी भी, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मतलब कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गए। ठीक है, महंगे फूड, महंगा खाना, महंगा क्लोथिंग लोग बाय करने लग गए, नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स को बाय करने लग गए। ठीक है, तो इस तरह से ये फेज़ उस तरह से रहा। और फिर इवन इन 60s में एक्सपोर्ट्स में भी जापान ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, उन्होंने अपना मतलब ट्रेड लिबरलाइजेशन विद द ग्लोबल, ठीक है, और काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी सेटअप की जो ग्लोबल ट्रेड में। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी उनकी काफ़ी इंप्रूव की उन्होंने। तो उस टाइम पे उन्होंने इवन एक्सपोर्ट पे भी बहुत फोकस किया और उसकी वजह से एक्सपोर्ट से भी काफ़ी अच्छा उनको ग्रोथ मिला। अब ये तो 70s to 73 तक काफ़ी अच्छा चला, ऑलमोस्ट एज आई सेड डबल डिजिट ग्रोथ, 9, 10, 11, 12, 13% की जीडीपी ग्रोथ रही। अब 72 में क्या हुआ, एक ऑयल क्राइसिस हुआ 1973 में आई थिंक। तो जिसमें ऑयल की जो प्राइस है वो $3 पर बैरल से सीधा $13 पर बैरल हो गई। अब जापानीज एक ग्रोइंग इकोनॉमी, जैसे इंडिया आज ग्रो कर रही है, तो एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और जापानीज इज नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्स। जैसे इंडिया एटलीस्ट क्रूड ऑयल में दे आर ऑल्सो नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्स, क्रूड ऑयल परस्पेक्टिव से। सिमिलर जापान के पास तो नेचुरल रिसोर्सेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है उनको। तो अब इतनी एनर्जी हंग्री कंट्री में आप क्रूड ऑयल को 4 गुना जब रेट बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि एक्सपेंशन, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो एक्सपेंशन जो है ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गई, तो जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो गई। ठीक है ना, तो उसके बाद जापान ने भी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी सेंटर कर दिया ज़्यादा अपने आप को कि हम टेक ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, टेक ओरिएंटेड चीज़ें, मतलब सोनी वगैरह इस टाइप की कंपनीज, तो वो हम ज़्यादा बनाएंगे। उस टाइम की टेक, आईटी आज के हिसाब से नहीं, उस टाइम के हिसाब से वो सारी चीज़ें की। ठीक है ना, तो ये जो 1972 से 1992 में इसमें 2 ऑयल क्राइसिस थे। एक तो 73 में जो $3 से $13 हुआ और 78-79 में जो $13 से $39 पर बैरल हो गया था ऑयल। तो उसकी वजह से इनका कॉस्ट बहुत बढ़ गया, एनर्जी कॉस्ट बहुत बढ़ गया, तो उसकी वजह से ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो गई। तो जैसा मैंने बोला वो 3 to 5-6% का ग्रोथ उन्होंने उस टाइम पे किया टिल 1992। अब बात आती है कि 92 के बाद क्या हुआ है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है और
उसमें मतलब अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली उनकी रियल जीडीपी जो है वो कुछ भी खास ग्रो नहीं किया है, एक्चुअली डी ग्रो किया है। 2014 तक वो डी ग्रो हुआ है। एक लॉन्ग टर्म रिसेशन, 25 साल का एक लॉन्ग टर्म रिसेशन माना जाता है 1990 से 2014 के बीच में जापान का, ठीक है, कि जिसमें जीडीपी जो है वो डी ग्रो हुई। तो उसमें क्या चक्कर हुआ, क्या रीजंस हुआ, ठीक है, और लॉस्ट डेकेड माना जाता है, जापान लॉस्ट डेकेड माना जाता है वो 90s 2010s को। तो 1995 से 2002 के बीच में जापान का ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.2 था, विच वॉज लोवेस्ट इन G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज आपको पता ही होंगे, यूएस है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और जापान। तो उसमें सबसे लोवेस्ट परसेंटेज से जापान ग्रू। तो 5 रीजंस माने जाते हैं, और हम इसको इंडिया स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि इंडिया में क्या क्या हो सकता है इस चीज़ में, ठीक है। तो 5 रीजंस मेजर माने जाते हैं कि ये जापान का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट में भी, जीडीपी में, ऑब्वियसली वो तो रिलेटेड ही है, तो क्यों नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा रीज़न है एजिंग डेमोग्राफिक्स। जापान जो है 90s के बाद जापान की जो पॉपुलेशन है वो एज होनी शुरू हो गई। इट वॉज नो मोर ए यंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आज भी अगर हम देखें, ठीक है, तो जापान में जो उसकी मीडियन एज है वो अराउंड 48-49 है, जो कि इंडिया में 27-28 है। तो एज पॉपुलेशन बहुत है। आज के हिसाब से भी जापान के ऑलमोस्ट मतलब एवरी 2 लोगों के पास एक के ऊपर एक 65 प्लस ईयर्स का इंसान डिपेंडेंट है, हर 2 लोगों के ऊपर। और ये बोला जाता है कि बाय 2060-65 तक वो हर एक बंदे पे एक 65 प्लस ईयर का जापान में क्या कहते हैं पर्सन विल बी डिपेंडेंट ऑन देम। तो जैसे जैसे डेमोग्राफिक्स चेंज हुए, द वर्किंग पॉपुलेशन डिक्रीज्ड, तो उससे मल्टीपल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो ये है कि एक तो वर्किंग पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और सोशल सिक्योरिटी की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। जैसे हमारा ईपीएफ वगैरह जो ये सब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और उस जो गवर्नमेंट जहाँ पर खर्चा करना चाहिए, एजुकेशन है, हेल्थ है या चीज़ें, इस पे नहीं कर पाती है, केपेक्स नहीं कर पाती है, और उनको पेंशन देने में ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसका इम्पैक्ट रहता है, वो आज भी चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। जापान की अगर हम एवरेज एज देखें तो आई थिंक इट्स क्लोज टू 90, इंडिया में 70 है। 70 साल इंडिया का एक एवरेज आदमी जीता है, जापान में वो 90 साल जीता है, ठीक है। तो वो भी है कि वहाँ पर इतने सारे लोग जो है इतने लॉन्ग टर्म जीते हैं, विच इज़ गुड एक्चुअली, बट इकोनॉमिकली वो सब इम्पैक्ट करता है उनको, ठीक है। तो इस तरह से कंजम्पशन भी डिक्रीज हो जाती है जब एजिंग पॉपुलेशन होती है, वर्किंग पॉपुलेशन भी कम हो जाती है, और जो एजिंग पॉपुलेशन उसके ऊपर खर्चा भी बढ़ जाता है गवर्नमेंट का। तो ये सारे इम्पैक्ट एक साथ होते हैं, तो इसका इकोनॉमी पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो कि हुआ, ठीक है। आज भी अगर हम देखें उनकी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर जापान का, राइट, ऑलमोस्ट 34% का उनका जीडीपी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा होता है, 34%। इंडिया का ये कितना है, 7-8% है। तो आप समझ रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्पैक्ट है, उस एजिंग पॉपुलेशन का ही ये इम्पैक्ट, ठीक है। सेकंड जो है, एक जापान जो है वो ग्रो काफ़ी ज़्यादा हुआ कि वहाँ पर ना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा उन्होंने, मतलब जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोल दें, ठीक है, उनको बहुत पैसा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई तुम जो है खर्चा करो और ग्रो करो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, सब चीज़ें इंप्रूव करो, तुम करो। बहुत ज़्यादा पैसा बांटा, और कंसिस्टेंटली आज भी चल रहा है, ठीक है। तो लोकल एलोकेशन टैक्स ग्रांट्स अगर देखें तो कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा किए हैं जापान ने टू लोकल, मतलब स्टेट सेंटर टू, मतलब पैसा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इतने कम किए हैं, और आपने ये वीडियो मेरा देखा ही होगा पहले वाला, तो इंटरेस्ट रेट्स इतने कम कर दिए कि बहुत इजीली दे कुड, मतलब डेट लेते थे और लोकल गवर्नमेंट को देते थे, बोलो भाई तुम खर्चा करो, और ये शुरू से चल रहा है, अभी से नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट जो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गई या सिटी बेस्ड गवर्नमेंट्स हो गई, उनमें बहुत इनएफिशिएंसी आ गई, उनको फ्री पैसा मिल रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार पैसा मिल रहा है आराम से, यार चिंता की करने की क्या जरूरत है, आराम से पैसा करेंगे, खर्च करेंगे। तो वो इनएफिशिएंसीज, राइट, दे वर बिकमिंग टू डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आएगा, हमें क्यों कमाना है, हम क्यों टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, हम क्यों कंपनी सेटअप करें, हम सब क्यों करें, हमें तो फ्री का पैसा आ रहा है, करेंगे। तो बेसिकली देयर वाज लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इनोवेशन और इन सब चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर पाई ये गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, एंड दे बिकेम वेरी, मतलब लेथार्जिक,
ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है कि आज भी अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो 15% का उनका बजट जो है ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, वो अभी भी लोकल एलोकेशन टैक्स लोकल गवर्नमेंट्स को एज अ ग्रांट जाता है, अभी भी 15%। और कभी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया से बड़ी है अभी भी, राइट। तो 15% उसका लोकल गवर्नमेंट को जाता है और इसकी वजह से वो यही माना जाता है कि भाई देर वॉज लॉट ऑफ इनएबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, वो इनएफिशिएंसी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये सेकंड रीजन हुआ। फिर थर्ड रीजन जो था वो है बैंकिंग बिहेवियर, ठीक है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। काफ़ी बार हम बोलते हैं कि बैंक्स जो रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं जैसे यूएस में, बट अगर रिस्क ना ले तो भी एक रीज़न हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता था कि 1980s में या अर्ली 90s में जापान में एक रियल एस्टेट बबल क्रिएट हो गया, क्योंकि ग्रो अच्छी कर रही थी इकोनॉमी, तो बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, एक समथिंग विच 2008 में जैसे यूएस में हुआ, तो वहाँ पर भी रियल एस्टेट बबल हो गया। तो वहाँ पर भी ऐसे रियल एस्टेट बबल हो गया बहुत बड़ा, ठीक है। और उसके बाद 91 के बाद जो लैंड प्राइजेज हैं और रियल एस्टेट प्राइजेज हैं वो गिरने लग गए, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैंक्स ने जो लोन दिए थे और उनके कोलैटरल्स हैं उसकी क्वालिटी डिक्रीज होने लग गई, ठीक है। और फाइनेंशियल बबल एक तरह से क्रिएट होने लग गया, ठीक है। और तो 1991 के बाद एक तरह से ये बबल बर्स्ट हुआ, है ना। और मतलब 90s में 181 बैंक्स जो हैं वो बैंकरप्ट हो गए इस चक्कर में, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट लोन्स दिए और रियल एस्टेट का प्राइसेस पहले बबल पे पहुंच गया, कोलैटरल फिर जब गिरा तो उनकी वैल्यू नहीं थी कोलैटरल की, लोगों ने पैसे वापस नहीं दिए, बैंक्स जो हैं वो बैंकरप्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से तो मोस्टली बैंक जो है दे वर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट सेक्टर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से मिसमैनेजमेंट हुआ, फ्रॉडलेंट, मतलब समथिंग लाइक 2008 क्राइसिस जापान में 90s 91 92 93 में हुआ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हुई, इसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक्स जो है बहुत कंजर्वेटिव हो गए। तो बैंक्स ने कहा कि भाई अरे यार ये तो बहुत टेंशन वाला काम है, हम बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो बैंक्स बिकेम वेरी वेरी ओवर प्रोटेक्टिव, क्रेडिट कि नहीं नहीं बिल्कुल बहुत ही अच्छे आप हो तो ही हम आपको लोन देंगे। तो उन्होंने रिस्क लेना ही बंद कर दिया, बिल्कुल ही रिस्क फ्री लोन्स देने लग गए। मतलब जो लोग यार ये तो 100% देगा उसी को लोन देने लग गए, जो भी थोड़ा बहुत भी रिस्क था तो उन्होंने रिस्क लेना बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली जो बंदा रिस्क ले रहा है, अब जैसे सपोज आई एम अ पर्सन हु इज यंग 23-24 ईयर हूँ एंड आई वांट टू स्टार्ट अप एक बिजनेस, अब मैं वो बैंक लोन नहीं देगा तो फिर मैं कैसे सेटअप करूंगा ना। तो देन दे बिकेम वेरी, तो उसकी वजह से भी बोलते हैं कि बैंकिंग बिहेवियर चेंज जो हुआ उसकी वजह से बैंक्स ने रिस्क लेना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से इनोवेशन पे इम्पैक्ट हो गया, लोगों ने इनोवेट कम करना बंद दिया, कंपनीज ने इनोवेट करना कम कर दिया। देख कंपनीज ने भी और लोगों ने वहाँ के उन्होंने भी रिस्क लेना कम कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि पैसा तो मिलना नहीं है आसानी से, बैंक्स तो उन्हीं को देंगे जो जिनकी मतलब क्रेडिट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। तो ये इस टाइप की रीज़न, तो ये इंडिया में हो सकता है क्या, अभी तो अनलाइकली है मुझे लगता है कि, बट ये एक रीज़न है। जैसे अभी हमारा एनपीए क्राइसिस हुआ तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इंडियन बैंकिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो हैव बिकेम लिटिल मोर कॉशियस, बट वो ये नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा कॉशियस रहें। गवर्नमेंट हैज़ टू पुश, जैसे बहुत बार ना बोला जाता है गवर्नमेंट पुश करती है, नहीं बैंक लोन दो, जैसे मुद्रा लोन्स, ठीक है। सिर्फ पीएसयूज बैंक्स देते हैं ना, प्राइवेट बैंक ज़्यादा नहीं देते हैं क्योंकि रिस्क है उसमें, बट गवर्नमेंट पुश करती नहीं, रिस्क लो कोई बात नहीं, दो रिस्क लोगे तभी तो इनोवेशन होगी, तभी तो कोई आदमी उस पैसा लेके कुछ नया करेगा। होगा नहीं होगा ठीक है, एनपीएस होंगे थोड़े बहुत, वो तो चलता है, बट रिस्क लेना और इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें समझिए। तो अनलाइकली है इंडिया में एट दिस मोमेंट ऐसा हो, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन भी इंडिया में अनलाइकली है, ठीक है। तो वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं लगती है मुझे, ठीक है। बट क्या कहते हैं, मनी ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट, वो भी मुझे अभी अनलाइकली लगता है कि उसकी वजह से भी इश्यूज, अभी तो हम इंडिया में इतना ज़्यादा ये होता भी नहीं है, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ्री के ग्रांट्स दें, ठीक है, वो बहुत कम होता है। और तो अगर वो होने लग जाए हाँ, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में इश्यूज बन जाते हैं। शॉर्ट टर्म में अच्छा होता है वो चीज़ें, शॉर्ट टर्म में पैसा मिलता है तो कंपनीज, बट देन दे बिकम कि अरे यार मेरे को तो मिलेगा ही पेंशन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और फोर्थ रीज़न जो हुआ वो फिस्कल पॉलिसी जो थी उनकी, फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, उसकी इफेक्टिवनेस भी कम हो गई। वो क्यों कम हो गई, क्योंकि ना जापान ने 80s 70s में बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव किया। उनका डिफेंस बजट तो कभी रहा ही, डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं थी जापान को, क्योंकि यूएस हमेशा उनका डिफेंस देखता था, तो दे कुड इन्वेस्ट अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। बट 90s के बाद क्या हुआ कि जब इतना ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त हो गया, एकदम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो गवर्नमेंट को अब खर्चा करना है, तो गवर्नमेंट ने कहा आप कहाँ खर्चा करें, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर, पता है ना एक सिस्टम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है।
जो ऐसा बोला जाता है कि 2.5 से 3 टाइम्स, मतलब आप 1 रुपया खर्च करोगे तो 3 रुपये मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि एक बार रोड बन गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना एज ए जीडीपी में। तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना चुके थे। अब गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना तो क्या करते, तो गवर्नमेंट ने मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, रूरल सेक्टर, वहाँ पे पैसा खर्च करना शुरू किया जहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा था ही नहीं। इंडस्ट्री को पैसा नहीं दिया, मतलब उस टाइप का कैपेक्स नहीं किया इंडस्ट्री सेटअप करने का। उन्होंने कहा कि ठीक है पैसा है हमारे पास, अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा हो ही चुका है, तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की और या फिर पैसे खर्च किए जहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है उनका बहुत कम हो गया। मतलब वहाँ पर कहते हैं 2.5 से 1 पे उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया। उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ ही नहीं हुई, पैसा जितना खर्च कर रहा है वही मिल रहा है हमें, ठीक है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट खत्म हो गया और इसलिए इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी जो थी उनकी वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गई। मतलब अगर हम एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो यू विल सी कि 1950s में उनका 0.83 का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी उनके पैसे की, प्राइवेट की, और पब्लिक की 0.24 थी, और वो 0.36 तक आ गई थी पब्लिक की और प्राइवेट की 0.2, और अब जो है 90s में वो 0.24 पे आ गई थी प्राइवेट की और पब्लिक की तो 0.05 पे आ गई थी। तो ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गया था। तो इसलिए जो केपेक्स था जिसकी वजह से, मतलब गवर्नमेंट केपेक्स की जो बात करें या फिजिकल के पॉलिसी जो होती है ना, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करे कितना बचाए, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इंपैक्ट हो गई थी। उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं हो रहा था, वो हो नहीं रहा है अभी तक, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट ने पैसा ही गलत जगह खर्च किया, ठीक है। तो ये चीज़ तो कभी भी गवर्नमेंट के साथ हो सकती है, ये इंडिया के साथ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ये गवर्नमेंट डिपेंडेंट है ना, आप कहाँ खर्च कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, रोड क्रिएट कर रहे हो, या फ्री में पैसा बांट रहे हो, लोगों को फ्री में दे रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री, कुछ सब फ्री। ये चीज़ ये कहीं भी हो सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपका, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मिस एलोकेशन हुआ कैपिटल का, ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त मल्टीप्लायर इफेक्ट का इम्पैक्ट आया और जीडीपी पर इम्पैक्ट हुआ। फिफ्थ जो था कि यूएस ने बेसिकली 90s में एक चाल खेली, एक तरह से बोल सकते हैं कि उन्होंने ना अपनी करेंसी बहुत डिप्रिशिएट कर दी, कि अपना एक्सपोर्ट्स का इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी, अपने ओवरऑल मतलब एक्सपोर्ट्स को फोकस करने के लिए और इंपोर्ट को महंगा करने के लिए उन्होंने अपनी करेंसी डिप्रिशिएट की एक तरह से। यूएस ने कुछ एक प्लाजा एकॉर्ड साइन किया उन्होंने, और अब उसकी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई तो जापानीज और यूरोपियन करेंसी काफ़ी अप्रिशिएट हो गए। अब ये अप्रिशिएट हो गई जापानीज करेंसी, और आप देखेंगे यहाँ पे कि करेंसी जो है जापान की डॉलर वर्सेस येन, राइट, तो ये वैल्यू थी, तो वो सिग्निफिकेंटली डॉलर विद रिस्पेक्ट टू येन, ठीक है, वो कम हो गया, ठीक है। तो येन जो है वो बढ़ गया बेसिकली, ठीक है ना, तो येन नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इसकी वजह से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि एक तो यूएस इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा, आई एम श्योर उस टाइम, आई एम नॉट श्योर, बट मतलब जिस तरह का इनका रिलेशन रहा है, तो अब उसके लिए सस्ता महंगा हो गया वो एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि करेंसी अप्रिशिएट हो गई। और इस टाइम पे चाइना जो है वो काफ़ी अच्छा गेम खेल रहा था, उनका एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो गया, तो इनका एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी किल हुआ इस टाइम पे 90s में, बिकॉज ऑफ देयर करेंसी अप्रिसिएशन और डॉलर का डिप्रिसिएशन, ठीक है। और इसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है इनका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट रहा, मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट रहा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाई, पैसा नहीं आया, तो ऑब्वियसली उस पर अगेन इनोवेशन वगैरह पे इम्पैक्ट हुआ, और चाइना ने वो काफ़ी इनका एक्सपोर्ट मार्केट को लिया, और उसकी वजह से डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया, ठीक है। तो ये 5 रीजंस रहे जिसकी वजह से जापानीज इकोनॉमी इम्प्रूव नहीं कर पाई। और इस मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ना, तो बैंक ऑफ जापान जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उसने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कि भाई इंटरेस्ट रेट्स को इतना कम कर दो, लोन को बहुत सस्ता कर दो, 0.5%, 0.2% पे लोन मिलता है जापान में कंपनीज को। लेकिन इन सब फैक्टर की वजह से, एज डेमोग्राफिक और ये सब चीज़ें, मिस एलोकेशन और ये सब चीज़ों की वजह से, या फिर बैंकिंग बिहेवियर की वजह से, वहाँ पे वो चीज़, मॉनेटरी पॉलिसी इतनी सस्ती होने के बाद, इंटरेस्ट रेट इतने कम होने के बाद भी पीपल आर नॉट टेकिंग लोन्स एंड नॉट इन्वेस्टिंग, प्राइवेट केपेक्स नहीं हो रहा है उसके बाद भी, ठीक है। तो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से होता नहीं है, फिजिकल, मॉनेटरी पॉलिसीज एंड पब्लिक बिहेवियर, कंजम्पशन, सारे फैक्टर्स एक साथ चलने चाहिए, जब भी जीडीपी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें समझनी है कि
आपने अगर मैंने समझा होगा वो वाला वीडियो अगर ज़रूर देखिए हमारा कि वो जापान का डेट के बारे में, तो उसमें मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कैसे जापानीज़ की मॉनेटरी पॉलिसी इतनी कम है एंड दे ट्राइड एंड दे आर स्टिल ट्राइंग कि ग्रोथ वापस आए जापान में, लोगों का बिहेवियर चेंज हो, राइट, एंड इन्वेस्टमेंट हो, केपेक्स हो एंड इन्फ्लेशन आए, ये सब चीज़ें दे आर ट्राइंग बट दे हैव नॉट बीन एबल टू डू इट। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया में हो सकता है बिल्कुल, मतलब ये सब थोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसीज लाइक मिस एलोकेशन बिल्कुल हो सकता है, हो भी रहा है, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट हमारी करती हैं ये सब मिस एलोकेशन ऑफ फंड्स, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें मल्टीप्लायर इफेक्ट वाली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को ये बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, कि मल्टीप्लायर इफेक्ट रहे तभी हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। अदरवाइज इस तरह की सिचुएशंस किसी भी कंट्री में आ सकती है गवर्नमेंट अगर क्या कहते हैं चीज़ों को सही से नहीं मैनेज करे तो, ठीक है। बट हाँ, इंडिया के पास सबसे बड़ा बेनिफिट एडवांटेज इज डेमोग्राफिक एडवांटेज हमारा, तो उसकी वजह से हमारी जो एक्सपेंसेस हैं ऑन पेंशन एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू मे बी यूएस एंड जापान एंड ऑल दीज कंट्रीज, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, एनवायरमेंट, और अभी तो सब चीज़ें काफ़ी सही है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बट as I said, everything has to work together and hopefully it will keep on working together for India to grow. That is all. I hope that आपको ये वीडियो अच्छा लगा. If you still have any question on this, please do write in the comment section below. और कोई आपको लगता है कि मेरे को कोई टॉपिक कवर करना चाहिए जो आपको नहीं समझ आता है, you want more details on it, नीचे कमेंट पे लिखिए. जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो I'll try to make this video on it. And आपका नाम भी लूँगा. Have a great time ahead दोस्तों. जय हिंद.